गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 750 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। एंशियंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 750 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कार्षार्पण कहा गया है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। नंबर 2 पर आ जाइए। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत उसका किस भाषा में लिखा गया है। रेहला सुना होगा आपने नाम, किस में है ये? उर्दू में नहीं है, तुर्की में नहीं है, फारसी में नहीं है, अरबी में है। तो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, अरबी भाषा में लिखा गया है और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। नंबर 3 पर आ जाइए। इब्न बतूता को निम्नलिखित में से किसने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को किसने किया था दिल्ली का काजी नियुक्त? फिरोज शाह तुगलक नहीं है, महमूद गजनबी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। काजी का मतलब न्यायाधीश। उसे किसे? इब्ने बतूता को। कहाँ से आया था ये? मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को से। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौन सा यात्री कहाँ से आया? इब्ने बतूता मोरक्को से। फाहियान, संयुग्मन, हुएनसांग, ये चीनी यात्री थे, याद रखना उनको भी। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार भी पुरापाषाण काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में कुछ नहीं हुआ क्या? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ एवं पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मनुष्य ने स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति अपनाई वो भी नवपाषाण काल में ही अपनाई। और उसने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। और अभी तक उसका जो है असर है। ठीक है, आजकल के जीवन में सबसे पालतू जानवर कौन सा है? कुत्ता, जो अधिकतर लोगों के पास मिलता है, शहरों में या गांव में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है एक बार फिर से। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है जौरवे संस्कृति से। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो नर्मदा घाटी में मिला। नर्मदा घाटी में मिला, गंगा घाटी में मिला, नर्मदा घाटी में मिला है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों का के प्रयोग के साक्ष्य जो है वो भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु घाटी के नगर थे। ठीक है, 5000 साल पुरानी सभ्यता, आज तक इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जुते हुए खेत, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस की होगी तो। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अग्निकुंड कालीबंगा से मिला और लोथल से भी मिला। तो यहाँ लोथल नहीं होगा, कालीबंगा होगा। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ये कालीबंगा एक सैंधव स्थल है, कहाँ पर है वर्तमान में? भारत के राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक संख्या 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनुहदड़ों से मिले हैं और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन है। एक श्रृंगी पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर, बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, दो करेक्ट हो गए तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता कुछ है नहीं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? लोथल के उत्खननकर्ता हैं रंगनाथ राव। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं, जबकि रविंद्र सिंह बिष्ट हैं
धौलावीरा के उत्खननकर्ता। धौलावीरा हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है, गुजरात का सैंधव स्थल है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में पश्चिमी दिशा को क्या कहा जाता था? देखिए, उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा को कहा जाता था प्रतीची, पूरब दिशा को कहा जाता था प्राची और उत्तर दिशा को उदीची। तो उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा को प्रतीची, पूर्व दिशा को प्राची और उत्तर दिशा को उदीची कहा जाता था। 10वां प्रश्न है, 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10 राज युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, 10 राज युद्ध का जो अभिलेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध यह जो युद्ध है, यह होना चाहिए, यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास जो है विजयी हुआ। रावी नदी का पुराना नाम है परुष्णी, प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? एकमात्र स्थल हड़प्पाकालीन जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, यह राजस्थान का कालीबंगन। ऑप्शन नंबर ए। तो कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है, सैंधव स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इससे भी प्रश्न बना लेते हैं। और कालीबंगन से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि प्रथा की पूजा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अविवाहित जीवन भर, अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। तो वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और वैदिक सभ्यता में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकेनाट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में वैदिक सभ्यता में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में वैदिक सभ्यता में अग्नि की पूजा की जाती थी। और ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। सरस्वती या रावी? सरस्वती ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्या वैदिक काल में गंगा और यमुना का उल्लेख नहीं है क्या कहीं पर? है, उनका भी हुआ है। तो वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित सभी नदियों में जो सरस्वती नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का जो है 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, गंगा का कितनी बार? 1 बार और यमुना का 3 बार। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है टूटी हुई नाव से? यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है उसी उपनिषद में जहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, यानी मुंडक उपनिषद बी। तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से की गई है। देखिए, बात करें मुंडक उपनिषद की, तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से संबंधित है। इसमें अक्षर ब्रह्म ओम का विशद विवेचन किया गया है। इसमें इसे जो है मंत्रोपनिषद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल इसमें 64 मंत्र हैं, 64। देखिए, मुंडक का अर्थ होता है मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और उसे अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला। इस उपनिषद में, किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने शौनक को परा अपरा विधा का ज्ञान जो है कराया है। और भारत के राष्ट्र चिन्ह में अंकित जो शब्द है सत्यमेव जयते,
वो भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। कई बार प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में निम्नलिखित में से किसे विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है? विपत्तियों को हराने वाला देवता इसमें इंद्र नहीं है, विष्णु नहीं है, उषा नहीं है, आश्विन है। तो ऋग्वैदिक काल में आश्विन को विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उषा को प्रगति एवं उत्थान के देवता कहा गया है और विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता का देवता कहा गया है। ठीक है, विष्णु को विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता, प्रगति और उत्थान का देवता उषा को, और विपत्तियों को हराने वाला है अश्विन। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 750 तक पहुँच सकते हो। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब का जो बेल आइकन है उसको प्रेस रखिए। धन्यवाद।